आज हम पत्र जो इतिहास बन गए जो आपका लेसन है वो पढ़ने जा रहे हैं। ये पत्र जो इतिहास बन गए, ये पत्र किसने लिखे हैं? महात्मा गांधी ने अपने पुत्र को लिखे हैं। जैसा कि इसमें दिया है, गांधी जी का पुत्र के नाम पत्र। प्रिटोरिया जेल में जब गांधी जी थे तो उन्होंने अपने पुत्र को कुछ बातें समझाने के लिए ये पत्र लिखा है। तो पत्र केवल सूचना मात्र नहीं है, वे ज्ञान के भी स्रोत हैं। ये इस पत्र से हमको समझ में आता है ना। जैसा कि इस पत्र में बताया है, गांधी जी ने बहुत सी शिक्षाप्रद बातें, माँ की सेवा करो, शिक्षा का चरित्र निर्माण करो, किसान का जीवन जियो, है ना, संस्कृत के ज्ञान की उपयोगिता, ये सब उन्होंने इस पत्र के माध्यम से ही अपने पुत्र को बताई है। तो ये जो आपका ये जो लेसन है, ये गांधी जी की आत्मकथा से लिया है। और ये जो आत्मकथा है, ये उन्होंने सत्य के प्रयोग जो किताब है, ये देखो सत्य के प्रयोग लिखा है यहाँ पे। इस किताब में उन्होंने अपनी पूरी जीवनी लिखी है। ठीक है, आपको गांधी जी के बारे में तो सब कुछ मालूम है। ये जो दिया है परिचय, इसको आप पढ़ लो और उसके बाद हम ये पत्र पढ़ रहे हैं। अब इस पत्र में जो मुख्य मुख्य बातें हैं, जैसे कि प्रति मास एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिला है। मतलब जेल में गांधी जी को एक पत्र लिखने की छूट मिली है और एक पत्र गांधी जी को भी मिल सकता है। अब मैं पत्र के लिखूं कैसे? मिस्टर रीच, मिस्टर पोलक और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया, लेकिन मैंने तुम्हें लिखना पसंद किया क्योंकि एक ही पत्र लिखना है महीने में। तो सबसे पहले गांधी जी ने अपने पुत्र को चुना। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना, गांधी जी ने कहा। मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ, क्योंकि गांधी जी जो है जेल में भी अपने ध्यान में मग्न रहते थे और वहाँ पर भी वो योग स्वाध्याय करते रहते थे। तो उन्हें अपने तरफ से कोई चिंता नहीं थी। वो पुत्र को भी आश्वस्त कर रहे हैं। अब वो बा के बारे में कह रहे हैं, जो उनकी पत्नी है कस्तूरबा, उनको वो भी बा बोलते थे कि बा अब अच्छी हो गई होगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वह मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ है कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वह फिर से चलने फिरने लगी है? बा और तुम क्या कर रहे हो? लोग दूध के साथ साबूदाने बराबर ले रहे होंगे। मतलब गांधी जी का कहना है कि सुबह सुबह दूध के साथ साबूदाने का सेवन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो उन्होंने ये हिदायत भी अपने पुत्र को दी है। अब वो अपने पुत्र के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। तुम कैसे हो? तुम पर जो जवाबदारी मैंने डाली, तुम उसको पूरी कर रहे होंगे, ऐसी मुझे आशा है। मैं यह जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। शिक्षा के प्रति असंतोष क्यों है? क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन गांधी जी अपने पुत्र को ये कह रहे हैं कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। ये जो लाइन है, इसको आप बहुत अच्छे से समझा सकते हो कि चरित्र अच्छा बनाना, ये ही सच्ची शिक्षा है, और अपने कर्तव्य का पालन करना। तो दोनों काम तुम कर रहे हो, तो यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं गांधी जी? क्योंकि गांधी जी का पुत्र जो है मणिलाल गांधी, नीचे लिखा है उसका नाम, वो जो मणिलाल गांधी है वो अपनी माँ की सेवा कर रहा है। तो उसका चरित्र अच्छा है, उसकी बीमारी के दुख को तुम सहन कर रहे हो। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? मतलब तुम अपनी माँ की सेवा में ध्यान लगा रहे हो, यही तुम्हारी सच्ची शिक्षा है। और तुम पढ़ाई तो कर ही रहे हो, रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और आनंद से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। मतलब तुम आधी शिक्षा तो अपने भाइयों रामदास और देवदास जो भाई है उनको संभालना, माँ की सेवा, तो आधी शिक्षा तो तुम्हारी पूरी हो गई। इतना और याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। क्यों गरीबी में रहना है? क्योंकि अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। अब ये भी भाव विस्तार के लिए आता है कई बार कि अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। ऐसा क्यों कहा है? देखो, गरीबी जो है व्यक्ति को जीना सिखाती। संघर्ष में रहने से व्यक्ति का चरित्र निखरता है, उसका शरीर स्वस्थ होता है मेहनत करने से, और
उसको जीने की कला समझ में आती है। बहुत सारी बातें हैं जो गरीबी में व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझ में आती, जिससे उसका जीवन सुखी बनता है। अब और क्या कहा गांधी जी ने कि तुम खेत में अपना पूरा समय मतलब घास गड्ढे खोदना ये सब देना, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में तुम इसी से जीवन निर्वाह करोगे तो अच्छा कमा पाओगे और तुम एक अच्छे योग्य किसान भी बन सकोगे। अपने औजारों को साफ व्यवस्थित रखना, क्योंकि किसान बनने से व्यक्ति मेहनत का आत्मनिर्भर बनता है और ये ही सबसे अच्छा काम है। और फिर शिक्षा के बारे में गांधी जी ने बताया कि अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये 2 विषय पढ़ लिए तो समझ लो आपका पूरा काम हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि संस्कृत जो है व्यक्ति को सब कुछ सिखाती, धर्म, दर्शन, इतिहास और भी सारी बातें संस्कृत के व्याकरण से, संस्कृत की कहानियों से, नैतिक शिक्षाएं ये सब समझ में आ जाती है। और गणित से व्यक्ति बहुत कुछ अपना जीवन निर्वाह करने योग्य बन जाता है और ये सब भविष्य में तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी है। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना और अंग्रेजी के चुने हुए भजन और कविताओं का संग्रह तैयार करना, हिंदी और अंग्रेजी के। तो ये उन्होंने ये इसलिए कहा है क्योंकि ये सब चीज़ें इस समय उसके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। यदि ये काम वो कर लेगा तो फिर आगे उसको कोई दिक्कत नहीं आनी है ना। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और न ही यह सोचना चाहिए कि वह कैसे होगा और पहले क्या करूं, क्योंकि शांत चित्त से तुम अपने आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। यदि सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की तुमने चेष्टा की तो तुम्हारे लिए ये बहुत उपयोगी होगा। और मुझे ये भी आशा है कि घर खर्च के लिए जो भी तुम खर्च करते हो उसका तुम हिसाब रखते हो, पैसे पैसे का। मतलब गांधी जी इसके माध्यम से ये भी बता रहे हैं कि तुम अपने पैसों का भी पूरा हिसाब रखते हो। मतलब पैसों का हिसाब रखना एक अच्छी आदत है। अब गांधी जी ने इसके आगे अपने पुत्र को समझाया कि तुम रोज़ शाम को नियम से प्रार्थना भी करते होंगे, क्योंकि प्रार्थना से मनुष्य जो है उसको बल मिलता है। प्रार्थना हम भगवान के सामने करते हैं, हमारे मन में जो भी है वो सब भगवान को कहने से क्या होता है, हमारा मन हल्का होता है, मन स्वस्थ होता है और हमारी इच्छा भी पूरी होती है। रविवार को वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। अब इस पॉइंट को अपन ध्यान दें, आप लोगों के लिए भी ये बहुत उपयोगी है कि सूर्य के उदय से पहले व्यक्ति को उठ जाना चाहिए और उठते से ही सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तो प्रार्थना हमेशा एक निश्चित समय पर करनी चाहिए, क्योंकि इससे नियमितता आती है, हम रेगुलर होते हैं। रेगुलर होने से क्या होता है कि हमारा जीवन अनुशासित होता है और हमारा सब काम समय पर हो जाता है। तो नियमितता व्यक्ति को बहुत काम आती है। तो आपने ये देखा कि इस पत्र में गांधी जी ने कितनी ज्ञान की बातें अपने पुत्र को समझाई। इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद मुझे जवाब लिखना। मतलब गांधी जी ने ये भी कहा अपने पुत्र को कि तुम मुझे इसको समझने के बाद जवाब लिखना। जवाब जितना लंबा लिखना हो उतना लिख सकते हो। मतलब तुम इसके बारे में अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी जो समस्याएं हैं वो मुझे बता सकते हो। इस तरह से गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन फिनिक्स नेटाल से ये पत्र प्रिटोरिया जेल से अपने पुत्र को लिखा। ये पत्र हमें कोर्स में इसीलिए रखा गया है कि ये पत्र जो है केवल गांधी जी के पुत्र को ही नहीं बल्कि हमको भी बहुत काम का है। अब ये पाठ आप ध्यान से पढ़ लोगे। पढ़ने के बाद इसके जो प्रश्न उत्तर है उसमें से कुछ प्रश्न बोर्ड की एग्जाम में ज़रूर आते हैं, है ना। अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और भाव विस्तार तीनों ही इसके इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कई बार ये प्रश्न आ चुका है, गांधी जी ने अक्षर ज्ञान में किन विषयों पर बल दिया है ना। गांधी जी के अनुसार इस प्रार्थना का उपयुक्त समय क्या है, ये तो अति लघु उत्तरीय का हो गया।
फिर दीर्घ उत्तरीय में से गांधी जी का आधी शिक्षा से क्या अभिप्राय है, गांधी जी का शिक्षा के प्रति क्या दृष्टिकोण था, ये भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत सरल है। अभी जो पाठ आपने समझा उसके आधार पे आप ये प्रश्न आराम से तैयार कर सकते हो। अब ये देखो, भाव विस्तार में अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है, इसको आप अच्छे से समझा सकते हो। जैसा मैंने आपको अभी बताया ये पॉइंट्स की गरीबी में व्यक्ति क्या करता है, मेहनत करता है, पैसों की बचत करता है और ईमानदार होता है, शरीर और मन उसका स्वस्थ होता है क्योंकि वो ईश्वर से प्रार्थना करता है। गरीबी में व्यक्ति को भगवान बहुत याद आते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पॉइंट्स को डिटेल करना है। अब दूसरा जो भाव विस्तार है, मैं समझता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। ये भी बहुत अच्छे से आप समझा सकते हो कि केवल पढ़ लेना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा जो है, गांधी जी ने क्या बोला है, शिक्षा चरित्र को बनाने से शिक्षा बनती है। मतलब व्यक्ति का चरित्र अच्छा बनना चाहिए। चरित्र में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे माता पिता भाई बहनों की सेवा करना, है ना, ध्यान रखना, बहुत उदार होना, सद्भावना रखना, सबके प्रति अच्छी भावना रखना, विनम्र होना, ये सब चीज़ें चरित्र को बनाती है। तो शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ ये भी होना ज़रूरी है। अब ये आप समझाओगे। फिर समास विग्रह करके समास के नाम लिखना, है ना, और वाक्यों को निर्देशानुसार रूपांतरित करना। निर्देश के अनुसार, जैसे प्रश्नवाचक बनाना है। कुछ करने का अधिकार मुझे नहीं है, तो इसको प्रश्न में कैसे बनाओगे, मुझे कुछ करने का अधिकार क्यों नहीं है ना, ये प्रश्न बन गया, क्वेश्चन मार्क लगाना है। फिर विधिवाचक, क्या वह फिर से चलने फिरने लगी, तो आपको विधिवाचक मतलब सामान्य वाक्य, तो इसको सामान्य कैसे बनाओगे, क्या हटा देना है, वह फिर से चलने फिरने लगी है, ये विधिवाचक हो गया। निषेधवाचक में क्या करना है, नहीं का प्रयोग करना है। मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ, इसको निषेध में बनाना है, मैं पूर्ण रूप से शांति में नहीं हूँ। ठीक है, तो अब ये पाठ आप प्रश्न उत्तर सहित पूरा कर लेना। हाँ देखो बच्चों, अब हम आपका हिंदी का लेसन 15 यशोधरा की व्यथा पढ़ेंगे। पत्र जो इतिहास बन गए के बाद ये जो लेसन है ये आपका हाफ ईयरली का लास्ट कोर्स है। इसके बाद हाफ ईयरली का कोर्स आपका कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग पूरे 15 लेसन तक की तैयारी करो। और दूसरे खंड में व्याकरण में पूरा कोर्स है, पत्र और निबंध भी आपको आने वाले हैं, वो हम कोर्स आपको हाफ ईयरली का बाद में बताने वाले हैं। हाफ ईयरली की एग्ज़ाम दिसंबर के फर्स्ट वीक में, नवंबर एंड में हो सकती है, तो आप लोग तैयारी रखना उसकी। अब बोर्ड के पेपर का भी आपको ध्यान रखना है, बोर्ड के पिछले पेपर्स भी आपको सॉल्व करना है, पिछले 5 साल के पेपर्स देखना है, क्योंकि आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि आपका कोर्स चेंज नहीं हुआ है। तो आपको इसी कोर्स के पिछले 5 साल के पेपर मिल जाएंगे आसानी से। तो आप उनको देखो किस तरह से आते हैं, और उसी के आधार पे 6 मंथली का भी पेपर आने वाला है। अब ये जो यशोधरा की व्यथा है, ये किसने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने ये कविता लिखी है। मैथिली शरण गुप्त का परिचय आप लोग पढ़ते आ रहे हो। मैथिली शरण गुप्त हिंदी के बहुत ही जाने माने कवि हैं। इन्होंने महाकाव्य भी लिखे हैं, खंड काव्य भी लिखे हैं और बहुत सी रचनाएं की हैं। इनका योगदान मैथिली शरण गुप्त का राष्ट्रवादी कवि होने के लिए बहुत अधिक है, और इसका परिचय आप दिया है, या आप पढ़ लो। मुख्य जो इनके काव्य के वो है नाम है, वो आप याद कर लो।
यशोधरा की व्यथा, इसका केंद्रीय भाव आप पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इस कविता में बताया क्या है। यशोधरा सिद्धार्थ की पत्नी थी। सिद्धार्थ जो आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे राजकुमार थे। उनकी कहानी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वे राजकुमार थे, लेकिन उनको बचपन से ही क्या था, संसार से विरक्ति थी। क्योंकि जब वो पहली बार बाहर गए राजमहल के बाहर, तो उन्होंने देखा एक आदमी जो बहुत ही वृद्ध है और दर्द से कराह रहा है। एक आदमी जो है अर्थी पर जा रहा, मतलब उसकी लाश जा रही है, और एक आदमी जो है बहुत ही बीमार है, कुष्ठ रोगी है। तो इनको देखकर गौतम बुद्ध के मन में ये विचार आया कि आदमी बूढ़ा क्यों होता है, बीमार क्यों होता है और मरता क्यों है। और यही सोचकर उन्होंने संन्यास लिया कि मैं इन प्रश्नों का उत्तर मानव मात्र को देना चाहता हूँ, और मानव के सुख के लिए, उनके लिए, मतलब उनके कल्याण के लिए मैं कुछ खोज करना चाहता हूँ जिससे उनको आनंद की प्राप्ति हो। तो एक रात वे अपनी पत्नी यशोधरा को सोया हुआ छोड़कर, साधन संपन्न होने पर भी राजमहल छोड़कर चले गए। और यशोधरा जो थी वो उनके विरह को सहन नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो एक रानी भी थी और उनका एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था राहुल। तो विरहिणी यशोधरा ने अपने विरह को 6 ऋतुओं के माध्यम से इस कविता में व्यक्त किया है कि 6 ऋतुएं जो है आ रही है, जा रही है, लेकिन वो ऋतुओं के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लेती है। कि जैसे ग्रीष्म ऋतु है तो ग्रीष्म की तपन जो है उसकी विरह की तपन है, और विरह की तपन और सिद्धार्थ का तप, ये सब ग्रीष्म ऋतु से मिलती जुलती है। इसी तरह से जब वर्षा ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु को देखकर उसके मन में विचार उठते हैं कि सिद्धार्थ को जो करुणा होती थी उसी करुणा की वर्षा ये ऋतु में हो रही है। इसी तरह से शरद ऋतु, शिशिर ठंड की ऋतु, जैसे ठंड में सांस भरते हैं शीतल स्पर्श होता है, वैसे ही उसको शिशिर ऋतु में शीतल स्पर्श होता है। तो सभी ऋतुओं के साथ वो अपना तादात्म्य स्थापित करती है। इस कविता में ऋतुएं ही विरहिणी यशोधरा को विरह विचलित नहीं करती, बल्कि ऋतुएं भी यशोधरा के विरह से पीड़ित होकर अपने भावों को प्रदर्शित करती है। तो इसमें मानवीकरण किया है, मतलब जो प्रकृति है उसका मानवीकरण का भी इसमें सौंदर्य दिखाई देता है। तो अब हम ये कविताएं पढ़ना शुरू करते हैं। सखी वसंत से कहाँ गए वे, मैं उष्मा सी यहाँ रही, मैंने ही क्या सहा, सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। यशोधरा अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, मेरे जो पति है मेरे जीवन में वसंत के समान थे, वे कहाँ चले गए मुझे पता नहीं, क्योंकि वे कहकर नहीं गए, ये उसे सबसे अधिक दुख है। जैसे वसंत के जाने के बाद ग्रीष्म ऋतु रह जाती है, वैसे ही मैं उष्मा के समान यहाँ पर रह गई। तो मैंने ही नहीं सहा, बल्कि मेरी व्यथा को ऋतुओं ने भी सहा है, मतलब ऋतुएं भी उसको देखकर अपने भाव बदल रही है। इसके बाद वो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कर रही है कि तब मेरे मोहन का उद्धव धूल उड़ाता आया, हाय विभूति रमाने का भी मैंने योग न पाया। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में धूल उड़ती है बहुत अधिक गर्मी से, उसी तरह से मेरे मोहन का जो, मोहन मतलब कौन, यहाँ पे मोहन किसको कहा है, यशोधरा के पति सिद्धार्थ को। तो मेरे मोहन का भी तप धूल उड़ा रहा है। जैसे कि उद्धव जो था श्री कृष्ण का संदेश लेकर व्रज में जाते हैं, और धूल उड़ाते हुए वो जब व्रज में जाते हैं तो सबको पता हो जाता है कि उद्धव जो है कृष्ण का संदेश लेकर आ रहे हैं। उसी तरह से मेरे सिद्धार्थ, मेरे मोहन मतलब मेरे सिद्धार्थ का तप जो है उद्धव बनकर
उनकी धूल को मतलब उनके तप को पूरे संसार में फैला रहा है। हाय मतलब अरे, विभूति यानी राख जो शरीर पे मलते हैं सन्यासी, वो भी मैंने सुख उसका भी प्राप्त नहीं कर पाई। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में जो है विभूति रमाते हैं, वैसे ही मैं भी ग्रीष्म ऋतु के समान विभूति नहीं रमा सकी। धूल उड़ती है तो विभूति रमाने का योग हो जाता है। सूखा कंठ पसीना छूटा मृग तृष्णा की माया, झुलसी दृष्टि अंधेरा दिखा टूट गई वह छाया। जैसे ग्रीष्म ऋतु में गला सूखता है, पसीना आता है, मृग तृष्णा क्या होती है? छलावा। जैसे कि मृग तृष्णा एक राजस्थान में जैसे रेत होती है, तो हिरण क्या करता है? मृग रेत को पानी समझकर, चिलचिलाती धूप में वो जो रेत है वो पानी की तरह चमकती है, तो हिरण क्या करता है? उसको पानी समझकर दौड़ता है। लेकिन वो जब जाता है पास में तो उसे लगता है अरे ये तो छलावा है ना। तो उसी तरह से ये माया भी एक छलावा है। तो इस तरह से झुलसी दृष्टि मतलब मेरी निगाहें जो है, जैसे गर्मी में निगाहें झुलसती है, वैसे ही मेरे मोहन के मतलब सिद्धार्थ के जाने से उनके विरह में मेरा भी गला सूख रहा है, मुझे भी पसीना आ रहा है, मुझे भी छलावा लग रहा है, और मेरी दृष्टि भी झुलस रही है और मुझे अंधेरा दिख रहा है। टूट गई वह छाया, जैसे गर्मी में छाया नहीं होती वैसे ही मेरे भी जीवन की छाया जो है टूट गई है। मतलब गर्मी से उसने अपनी समानता व्यक्त की है। मेरा ताप और तप उनका, मेरा ताप कौन सा? विरह का। मैं तो सिद्धार्थ के विरह में हूँ और वो जो है तप रहे हैं, वो तपस्या कर रहे हैं। तो इसी तरह से गर्मी में भी ताप हो रहा है। जलती है यह जठरमही, यह जो धरती है ये जल रही है गर्मी से, और यहाँ पर जो है ताप और तप से जठर मतलब उदर, पेट की अग्नि जल रही है। ताप जो होता है विरह का ताप, उससे पेट शांत नहीं होता है ना, पेट की अग्नि शांत नहीं होती। तो मैंने ही क्या सहा, सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। इस प्रकार यशोधरा कहती है कि मेरे साथ मेरी ये जो ऋतुएं हैं ये भी ऐसा लग रहा है कि मेरी व्यथा को सहन कर रही है, मेरी व्यथा में मेरा साथ दे रही है। अब वर्षा ऋतु आती है। जागी किसकी वाष्प राशि जो सूने में सोती थी, किसकी स्मृति के बीज उगे ये सृष्टि जिन्हें बोती थी। जैसे वर्षा ऋतु में वाष्प राशि मतलब बादल जो है वो बरसते हैं, है ना, सूने में जो बादल बनते हैं और फिर इस बीज उगते हैं, सृष्टि जिनको बोती है। अब यहाँ पर यशोधरा के लिए अर्थ क्या है? वाष्प राशि किसकी? जो उनकी यादों की वाष्प राशि है, जो सूने में मुझे दिखाई देती है। और बीज किसके उग रहे हैं? स्मृति के, यादों के बीज उग रहे हैं, है ना। मेरे मनोदशा में उनकी यादों के बीज उग रहे हैं। अरे वृष्टि ऐसी ही उनकी दया दृष्टि होती थी, मतलब जैसी वर्षा हो रही है वैसी ही उनकी दया दृष्टि भी होती थी। विश्व वेदना की ऐसी ही चमक उन्हें होती थी, जैसे बिजली चमक रही है वैसे ही उनके अंतर में भी विश्व के प्रति वेदना का भाव होता था। तो इस प्रकार से वो वर्षा के साथ भी अपना तादात्म्य स्थापित कर रही है और वर्षा के साथ भी उसने समानता व्यक्त की। अब हम अगले वीडियो में बाकी का अर्थ समझेंगे।